द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से ये सारे चैप्टर के अंदर से डिटेल्स दूंगी, अच्छे से पढ़ के बताऊंगी ताकि आपको पूरी स्टोरी अच्छे से पता रहे। अंदर के क्वेश्चन आंसर्स में जो वर्ड्स आ सकते हैं वो सारी मैं आपको डिटेल्स और हिंट्स दूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। माय ग्रैंडमदर, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. अब बेसिकली ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी एक ग्रैंड मदर के बारे में है, जो नरेटर की ग्रैंड मदर है, बेसिकली उनके बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में ये कहानी। इसमें अभी वाले फर्स्ट फेज में दिखाया गया जब नरेटर छोटे हैं, तो वही उनकी मानसिकता है, जो उनकी दिमाग में वो यही सोच रहे हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो तो इतनी बूढ़ी है, वो सालों से इतनी बूढ़ी होंगी क्योंकि इससे बूढ़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वो ये मान ही नहीं सकते कि उनका हस्बैंड भी होगा कोई, उनके कोई बच्चे भी होंगे, वो कभी खूबसूरत भी हुआ करेंगी। आगे, my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look like the sort of a person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. इसमें अब हमें आगे पता चलता है कि नरेटर अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताते हैं कि उनका एक पोर्ट्रेट टंगा हुआ है उनके घर में, एक मैंटल पीस जहां आग जलाते हैं उसके ऊपर, और वो बता रहे हैं उनके बारे में कि वो कैसे लगते हैं। वो टर्बन पहनते हैं, लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहनते हैं वो, और वो बहुत ही ओल्ड लगते हैं। आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सबके ओल्ड होते हैं, उनके भी बहुत ओल्ड लगते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि इनकी कोई बीवी या बच्चे हो सकते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सारे सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। और वो कहते हैं ये सोचना कि मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग या प्रिटी भी रही होंगी, ये थॉट बहुत रिवोल्टिंग है। यहाँ पे ये डार्क भी करा हुआ है। ये रिवोल्टिंग का मतलब है ये बिल्कुल डिस्गस्टिंग थॉट है। बिल्कुल वर्ड आप यही यूज करिएगा, डिस्गस्टिंग, ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है इसके लिए। ये थॉट बिल्कुल डिस्गस्टिंग है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नरेटर ये सोच ही नहीं पा रहा। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. यहाँ ये prophets का मतलब मैं बताना चाहूंगी, जो आपके मंदिर में जाते तो कोई पंडित वगैरह होते हैं ना, ये prophets वही होते हैं। वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर बताया करती थी हमें कि वो खेलने जाया करती थी, तो हम वो कहानियां, ऑल्दो हमें समझ नहीं आती थी कि वो यंग कैसे हो सकती है, वो तो हम मान ही नहीं पाते थे, पर हम ऐसे सुन लेते थे कि जैसे मंदिर में पंडित लोग कहानियां सुनाते वैसे हम सुन लेते थे इनकी कहानियां भी। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Now we were certain that she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. यहाँ पे हमें इसके बारे में भी डिफरेंस पता चलता है कि ओल्ड एक वो बता, पहले तो इसमें ये है कि उन्होंने ग्रैंडमदर का डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो थोड़ी बेंट है, आगे बूढ़ी हैं, फेस पे बहुत ज्यादा रिंकल्स हैं, और फिर डिफरेंस बताया गया है प्रिटी और ब्यूटीफुल के बीच में कि प्रिटी कौन होता है इंसान। प्रिटी तब होता है जब वो अट्रैक्टिव होता है लुक्स वाइज, और ब्यूटीफुल अपनी सोल वाइज होता है। इसलिए उनकी ग्रैंड मदर प्रिटी तो नहीं होंगी लेकिन ब्यूटीफुल है। She hovered about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. आगे वो उनके बारे में बताते हैं कि ये रिलीजियस है थोड़ी सी, ये हमेशा अपने हाथ में, एक इनका हाथ हमेशा अपनी बॉडी के वेस्ट पे बना रहता था खुद को बैलेंस करने के लिए, नहीं तो बेंट है तो खुद को बैलेंस करने के लिए। एक दूसरा हाथ हमेशा वो मालाएं जो होती हैं वो करता रहता था, जो प्रेयर्स वाली, जो पूजा की मालाएं होती हैं, और मुंह में हमेशा कोई ना कोई प्रेयर वो गाती रहती थी। वो कहते हैं कि घर में वो सिल्वर लॉक्स यहाँ पे मेंशन किया गया, ग्रे बाल होते हैं जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आपके ग्रे हो जाते हैं, ये वो है। एंड वो कहते हैं कि वो ब्यूटीफुल बहुत है। शी वाज लाइक माउंटेन्स में एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। वाइट यहाँ पे इसलिए रेफर करा गया है क्योंकि वो वाइट कपड़े पहनती, क्योंकि वो विडो हैं, उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं। और ये सेरेनिटी, ये ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंट में ये बताते हैं कि वो कितनी काम है, बिल्कुल सिंपल नेचर की है वो। आगे,
My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayers in a monotonous sing-song while she bathed me and dressed me in a hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she could fetch my wooden slate with which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. यहाँ पर अभी नरेटर अपने और ग्रैंड मदर के फर्स्ट टाइप के रिलेशनशिप का, ये बेसिकली तीन टाइप के रिलेशनशिप्स हैं उनके. तो ये बिल्कुल फर्स्ट टाइप का रिलेशनशिप है कि वो फ्रेंड्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो सिटी में जा चुके हैं, वो फ्रेंड्स बन चुके हैं, वो उन्हें सुबह उठाती हैं, तैयार करती हैं, जैसे आपकी मम्मियाँ करती हैं, उन्हें उठाती हैं, तैयार करती हैं, उन्हें लेके जाती हैं स्कूल, उनका सारा खाना वाना बैग वैग सब पैक करती है. साथ में हमेशा प्रेयर्स भी गा रही होती है ताकि नरेटर कुछ सुने, कुछ सीखे, कुछ वो याद रहे. आगे, after a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. आगे हमें वो ये बताते हैं बेसिकली कि जो ग्रैंड मदर हैं वो साथ में जाती थी नरेटर के उनके स्कूल छोड़ने में, क्योंकि मंदिर एकदम उनके साइड पर होता था. फिर वो हमें अपने वहाँ पे टीचिंग का स्टाइल बताते हैं कि कैसे उन्हें पहले प्रेयर सिखाते हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स उन्हें सिखाते हैं, और वो बताते कि वरांडा, जैसे जो मंदिर का वरांडा होगा उसमें बैठकर वो पढ़ते थे, और ग्रैंड मदर जो है अंदर वो अपनी स्क्रिप्चर्स जो पूजा की बुक्स होती हैं वो पढ़ा करती थी. आगे, when we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, rolling and fighting with each other for the chapatis we threw at them. आगे में ये पता चलता है कि जो ग्रैंड मदर अपने साथ चपातियाँ लेके जाती थी डॉग्स को खिलाने के लिए, जब वो वापस आते थे तो उन्हें वो डॉग्स मिलते थे, वो उन्हें वो देती थी चपातियाँ. आगे, when my grandmother were comfortably when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard ऑफ आर सिटी हाउस. आगे उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि अब उनके जो मॉम डैड है वो सिटी में रिसाइड कर चुके हैं. अब वो उन्हें बुलाते हैं अपनी फैमिली को, आइए हमारे साथ ही रहिए अब. तो अब वो जाते हैं. तो अब वहाँ पे चेंज ये हुआ है कि अब वहाँ पर पहली बात मेरे ख्याल से वॉकिंग डिस्टेंस पे भी स्कूल नहीं होता है. दूसरी बात ये कि उन्होंने एक बस लगवा दी है स्कूल की, तो अब ग्रैंड मदर उसे छोड़ने नहीं जाती. तो यहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप जो है ये स्नैप्ड हुई है. ये वर्ड अच्छा है कि उनकी फ्रेंडशिप जो है वो स्नैप्ड होती जा रही है धीरे धीरे. ये धीरे धीरे प्रोसेस है. ये फर्स्ट है कि मोटर कार में जा रहा है, अब वहाँ पे डॉगीज भी नहीं है. तो अब ग्रैंडमा ने स्पैरोज को खाना खिलाना शुरू कर दिया अपने घर के कोर्टयार्ड में. कोर्टयार्ड मतलब बाहर कोई बैल्कनी टाइप आप समझ लीजिए. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the laws of gravity, Archimedes' principle, the world being round, and etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. अब आगे यहाँ पे हमें पता चलता है कि ग्रैंड मदर देखिए मोटर बस में जाने वाला एक पॉइंट था. दूसरा पॉइंट ये है कि अब जो वो इंग्लिश स्कूल में जाता है. पहली बात तो ग्रैंड मदर अब एक कॉन्जर्वेटिव वुमन है. कॉन्जर्वेटिव वो बच्चा है, कॉन्जर्वेटिव होमली लेडी है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है. दूसरी बात है वो ये जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स, ये आर्किमिडीज, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो भी उन्हें समझ नहीं आता है सारा. वो तो क्योंकि स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि जो अर्थ है वो तो फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे बताते हैं जो अर्थ है वो ऐसे राउंड है, एक मतलब बॉल की शेप की है. तो वो मानती नहीं है बात, एंड इसलिए उन्हें समझ नहीं आता था. वो हेल्प भी नहीं कर पाती थी, तो वो सैड हो जाती थी. दूसरी बात उन्हें ये भी प्रॉब्लम लगती थी कि इन स्कूलों में कुछ भगवान के बारे में पढ़ाया नहीं जाता. आगे, one day I announced that they were being given
that we were being given music lessons. She was disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. अब आगे हमें पता चलता है कि ग्रैंड मदर को म्यूजिक से भी प्रॉब्लम थी. उन्हें लगता था कि ये म्यूजिक, ऐसा गंदा म्यूजिक, सिर्फ बेगर्स या हार्लेट्स, ये बेगर्स, ये अच्छे वर्ड्स हैं, यही लोग ये गाना सुनते हैं, और जो जेंटल, जो अच्छे फोक के, जैसे क्या कहते हैं, अच्छे घराने के लोग हैं, वो ऐसा गंदा म्यूजिक नहीं सुनते हैं. तो धीरे धीरे वो ये सब डिसअप्रूव कर रही थी. उन्हें पता था नरेटर सुनेगा नहीं उनकी बात, तो अब वो शांत होने लगी और उसके बाद से बहुत ही कम उन दोनों ने आपस में बात करी. When I went up to university, I was given a room of my own. यहाँ पे ये है, जब वो यूनिवर्सिटी गए, उनका रूम ले लिए, अब अलग रूम में रह रहे, तो यहाँ पे बिल्कुल एक कॉमन लिंक होता है फ्रेंडशिप का, वो बिल्कुल स्नैप हो चुका है. पहले तो रूम में रहते थे, फिर भी बात करते थे, अब ये स्नैप्ड कंप्लीटली हो चुका है. The common link of our friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. यानी कि अब उन्होंने कोई कोशिश भी नहीं करी कि मैं थोड़ी बात करूं, आके कुछ पूछूं. उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अब हमारे बीच में बात नहीं होगी, और रिजाइन कर दिया, कोई कोशिश भी नहीं करी आगे. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her created a veritable bedlam of chirruping. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour for her. आगे में ये पता चलता है कि अब ग्रैंड मदर अपना दिन कैसे काट रही थी. अब उनसे तो बातें करती नहीं थी, तो एक अपना स्पिनिंग व्हील करती रहती थी वो हमेशा, प्रेयर्स तो अपनी करती रहती थी, और रिलैक्स करने के लिए जो स्पैरोज को है वो फीड करती थी. और वो बताते हैं कि जो स्पैरोज के बारे में आगे बताते हैं कि ये जो यहाँ पे ब्लैक में किया गया है हाईलाइट, अ वर्टेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, ये बेसिकली उनकी नॉइज के बारे में, कि जैसे चिड़ियाओं की नॉइज को हम चिरपिंग कहते हैं स्पैरोज की, तो ये उनके बारे में कि सारे आते थे तो ऐसे बड़ा कोरस सी साउंड होती थी, तो वही होता है बेसिकली वर्टेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग. और वो बताते हैं कि कैसे कुछ उनके पैरों पर आ जाते थे, कुछ सिर पर आ जाते थे, पर वो कभी भी किसी को भगाती नहीं थी, वो स्माइल करती थी, और ये उनके दिन का सबसे अच्छा आधा घंटा होता था. यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि चिरपिंग होती है साउंड ऑफ बर्ड्स. आगे, when I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो नरेटर हैं वो जा रहे हैं, अपने अब्रॉड जा रहे हैं आगे की स्टडीज करने के लिए, और 5 साल तक वहां रहेंगे. तो उन्हें अंदर से दुख होता है कि मेरी ग्रैंड मदर की इतनी एज है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए. तो उन्हें लग रहा था कि ग्रैंड मदर नाराज होगी कि इस स्टेज पर मुझे छोड़ के जा रहा है, मे बी आखिरी बारी हम एक दूसरे को देख रहे हैं. लेकिन वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर बता सकती थी कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है, इसलिए ना ही वो सेंटिमेंटल थी, ना ही कोई इमोशनल थी, कोई रोना धोना कुछ नहीं करा. आई रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई, अपनी वहां पर भी अपनी बीड्स ऑफ रोजरी कर रही थी, अपने क्या कहते हैं प्रेयर्स गा रही थी. और बस जब मैं जा रहा था तो मेरे को मेरे फोरहेड पे किस करा, एक मॉइस्ट सा इम्प्रिंट आ गया, और मुझे लगा मे बी शायद उनके मेरे बीच का लास्ट वो एक इम्प्रिंट है. ये मैंने अंडरलाइन भी करा हुआ है आपके लिए, लास्ट कॉन्टैक्ट है ये फिजिकल, मे बी शायद इसके बाद हम मिल ही ना पाए. आगे, बट दैट वॉज नॉट सो. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes.
आगे में पता चलता है कि ऐसा नहीं था। नरेटर वापस आता है 5 साल बाद, उसे अभी भी ग्रैंड मदर उतनी बूढ़ी लगती है, कोई चेंज ही नहीं लगता। और वो कहता रहता है कि अभी भी उन्होंने जब मुझे हक करा मैं आया तो अभी भी मुझे प्रेयर सुनाई दे रही थी मेरे कान में उनकी। और अब यहाँ पे एक नई चीज हुई है कि अभी भी सबसे ज्यादा खुश वो अपने स्पैरोज के साथ ही होती हैं। लेकिन अब ये फ्रिवलेस रिब्यूक्स क्या है? फ्रिवलेस रिब्यूक्स है कि अब उन्होंने स्पैरोज से बातें करना चालू कर दिया था। बेसिकली फ्रिवलेस रिब्यूक्स है जब जैसे एक दूसरे को उनकी भाषा समझ तो नहीं आती, ना स्पैरोज की ग्रैंड मदर को आती है ना ह्यूमन लैंग्वेज स्पैरोज को आती है, तो वो आपस में बात कर रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बात कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि दोनों में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा एक दूसरे की बातें। आगे, in the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her, and she had not prayed. आगे वो हमें ये बताते हैं बेसिकली कि जो ग्रैंड मदर हैं, एक दिन अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जो आसपास के नेबर के लोग हैं उनको लिया, लेडीज को बेसिकली, और ड्रम पे, एक सैगिंग सा ड्रम है जिसकी स्किन खराब सी हो रही है, उस पे गाने गाना शुरू कर दिया वॉरियर्स के कम बैक करने की। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है लेकिन हम सब ये मानते हैं कि वो ये गाना इसलिए गा रही है क्योंकि नरेटर वापस आया तो उन्हें वो वॉरियर टाइप का समझ रही है, और वॉरियर के टाइप से समझ रही है कि वो वापस आए हैं, होम कमिंग है उनकी, इसलिए वो बेसिकली वाला गाना गा रही हैं। और वो कहते हैं नरेटर की पहली बार ये कि उन्होंने प्रेयर्स नहीं गाई और कुछ और गाया उसके बदले। The next morning she was ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go, but my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of her last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. आगे हमें ये पता चलता है कि क्योंकि उन्होंने ऐसे गाने बजाना शुरू कर दिया तो बूढ़ी इंसान है, स्ट्रेस हो जाता है, इतना ज़्यादा खुद को स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेन लिया तो बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएंगी, लेकिन उन्हें मन ही मन पता था कि नहीं होंगी, ये मेरे आखिरी कुछ घंटे हैं जब मैं अलाइव हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुम लोगों से बात कर कर अपना समय को वेस्ट नहीं करूंगी, मैं अब अपनी सिर्फ प्रेयर करती रहूंगी। नरेटर ने, फैमिली ने मना करा कि नहीं आप हमसे बात करो, लेकिन उन्होंने मना करा। और फिर जब तक हम कुछ और ऐसा बोल पाते, वो जो रोजरी होती है वो उनके हाथ से गिर गई, लिप्स ने बात करना छोड़ दिया, वो अब प्रेयर्स नहीं गा रहे थे और हमें पता चल गया कि वो मर चुकी हैं। और एक बहुत ही पीसफुल सी स्माइल जिसे कहते हैं वो उनके फेस पर आई और वो स्माइल के साथ मरी। आगे, we lifted her off the bed and as in customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. आगे में ये पता चलता है कि कैसे जब किसी की मौत होती है तो क्या कस्टमरी होती है लोगों की। उन्होंने बेड से उठाया, उन्हें रेड कपड़े में बांधा, फिर उन्हें नीचे रखा, फिर उसके बाद उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़कर अरेंजमेंट्स करने चले गए, उनको जलाने की और उनको क्रूड करने की। क्रिमेटेड होता है बेसिकली उन्हें जलाना, ये इंग्लिश वर्ड, ये सही वर्ड है बिल्कुल इसके लिए। फिर वो कहते हैं कि सन जो है वो सेट कर रहा था, शाम का टाइम था, तो उनका रूम बिल्कुल गोल्डन सा हो गया था उस सन की शाइन से। आगे, thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds and my mother fed some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning the sweepers swept the breadcrumbs into the dustbin. आगे में ये पता चलता है जब ये हुआ कि उनकी डेथ हो गई, जो रूम है वो शाइन कर रहा था, तो फिर जो बर्ड्स हैं, जो स्पैरोज हैं जिनको फीड क्या करती थी, वो बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ
कहीं है वो आई और वहां पे बैठी, तो वो भी शांत होकर, ये नहीं कि वो चिरपिंग जो साउंड करती थी वो कुछ नहीं कर रही थी, वो बिल्कुल शांत आके बैठ गई। तो जो मदर है नरेटर की, उन्हें बुरा लगा, उन्होंने ब्रेड वैसी फेंकी जैसे ग्रैंड मदर फेंका करती थी। लेकिन वो स्पैरोज वहां क्या करने आए थे? वो एक डेथ पे आए थे, मॉर्न करने आए थे, वो उस समय खाने नहीं आए थे। तो बिल्कुल लॉयल वफादार थे वो, उन्होंने नहीं खाया, वो छोड़े और वो फिर अपना उड़ गए, और वो ब्रेड क्रम्स वहीं के वहीं पड़े रह गए। ये हमें बताता है कि वो लॉयल थे कितने, कि वो पेट्स भी ग्रैंड मदर से कितना प्यार करते थे